सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां फूड का टोटल वेट उसे कंज्यूम करने वाले क्रीचर्स के वेट से एक्चुअली कम हो। सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? सही में, मतलब अगर खाना कम है और खाने वाले हैवी हैं तो वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? ये किसी साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि हमारे ओशंस और मरीन इकोसिस्टम्स में एग्जैक्टली यही बिजार पैराडॉक्स प्ले आउट हो रहा है। और इस पैराडॉक्स का आंसर किसी स्टैटिक मास में नहीं, बल्कि उनकी लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन की ब्लिस्टरिंग स्पीड में छुपा है। यही ब्यूटी है नेचर की। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी सरफेस पर दिखती हैं। एग्जैक्टली। एक हिडन इकोनॉमिक सिस्टम लगातार बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा है, और इस हिडन सिस्टम को डिकोड करना ही हमारा आज के इस डीप डाइव का मिशन है। बिल्कुल। हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इकोसिस्टम चैप्टर को पूरी तरह डाइसेक्ट कर रहे हैं। और नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए सिर्फ डेफिनेशंस मेमोराइज करना इनफ नहीं है। हाँ, एग्जामिनर्स कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट करते हैं आजकल। राइट। इसलिए हम एबायोटिक कंपोनेंट से लेकर एनर्जी फ्लो की ब्रूटल थर्मोडायनामिक्स और उन माइंड बेंडिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स तक सब कुछ इंटरलिंक करेंगे। तो अगर एक बेस लाइन एस्टैब्लिश करें, हाँ प्लीज। तो इकोसिस्टम फंडामेंटली नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक ऐसी फंक्शनल स्पेस जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मैटर और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर या एक छोटा सा पॉन्ड भी एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम की तरह एक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और वही एक मैसिव डेंस फॉरेस्ट या डीप ओशन ट्रेंच भी। एक्चुअली इकोलॉजिस्ट तो इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम कंसिडर करते हैं। ये अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम्स का एक मैसिव कंपोजिट फॉर्म है। पर स्टडी करने के पर्सपेक्टिव से इस ग्लोबल यूनिट को एक साथ प्रोसेस करना तो इम्पॉसिबल होगा, है ना? सही बात है। इसीलिए उन्हें मैनेजेबल कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आते हैं, और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर। एग्जैक्टली। और सिर्फ नेचुरल स्पेसेस ही नहीं, मैन मेड इकोसिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे क्रॉप फील्ड्स जहां हम एग्रीकल्चर मैनेज करते हैं, या फिर एक एक्वेरियम। हाँ, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के प्राइम एग्जांपल्स हैं। अब जब हम सिस्टम को डिफाइन कर चुके हैं, तो अगला स्टेप इसका हार्डवेयर समझना है। ओके। तो किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बेसिकली किन कंपोनेंट से बनता है? बेसिकली दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक फैक्टर्स में वाटर, टेम्परेचर, लाइट और सॉइल प्रॉपर्टीज आते हैं। ये पैरामीटर्स डिक्टेट करते हैं कि उस स्पेस में किस टाइप का लाइफ सर्वाइव करेगा। और बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स आएंगे। राइट। जब इन दोनों फैक्टर्स का कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है, तो हर इकोसिस्टम अपना एक यूनिक फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, जिसका एक सबसे विजुअली स्ट्राइकिंग एग्जांपल स्ट्रैटिफिकेशन है ना? बिल्कुल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। राइट। अगर हम एक डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करें, तो वो एक नेचुरल स्काई स्क्रेपर की तरह फंक्शन करता है। जो सबसे टॉल ट्रीज होते हैं, वो सनलाइट कैप्चर करने के लिए टॉप वर्टिकल कैनोपी ऑक्यूपाई करते हैं। सही कहा। उन ट्रीज के शेड के नीचे श्रब्स मिडिल लेयर फॉर्म करते हैं, और फॉरेस्ट फ्लोर पर जहां मिनिमम लाइट आती है, वहां हर्ब्स और ग्रासेस ग्राउंड लेयर ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जैक्टली। हर प्लांट स्पीशीज ने अपने लाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक वर्टिकल स्पेस क्लेम कर लिया है। बट वेट, अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को एक पॉन्ड इकोसिस्टम में अप्लाई करें, तो क्या होगा? वहां प्रोड्यूसर्स और डीकंपोजर्स कहाँ मिलते हैं? वहीं तो आर्किटेक्चर बिल्कुल फ्लिप हो जाता है। एक पॉन्ड में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन और फ्लोटिंग प्लांट्स वाटर सरफेस को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम सोलर रेडिएशन चाहिए। ओह, और कंज्यूमर्स जैसे जू प्लैंक्टन और फिशेस इस एंटायर वाटर कॉलम में फ्री स्विमिंग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और सबसे बॉटम लेयर में, जहां डेड मैटर सेटल होता है, वहां डीकंपोजर्स आते हैं, जैसे स्पेसिफिक फंगाई और बैक्टीरिया। एग्जैक्टली। वो बॉटम सॉइल में मैक्सिमम अबंडेंस में थ्राइव करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्लियर है। ऑटोट्रॉफ्स
लाइट सोर्स के पास और डिकम्पोजर्स वेस्ट सिंक के पास। ये तो हुई फिजिकल स्ट्रक्चर की बात, लेकिन एक इकोसिस्टम को एक्चुअल मशीन बनने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेचर ने इस ऑपरेशन को 4 मेजर पिलर्स में डिवाइड किया है: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और प्रोडक्टिविटी से ही इस इकोसिस्टम का इंजन स्टार्ट होता है। राइट, खाना बनाना। किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए सोलर एनर्जी का कांस्टेंट इनपुट नॉन नेगोशिएबल है। प्रोडक्टिविटी इसेंशियली रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है। जब प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जिसे हम एरिया और टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना। बिल्कुल, और इसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। इसको हम इकोनॉमी की ग्रॉस रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट से विजुलाइज कर सकते हैं। तो जीबीपी बेसिकली इकोसिस्टम का टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है, यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया। सही एनालॉजी है, लेकिन प्लांट्स इनर्ट मशीन्स तो है नहीं, उन्हें खुद के मेटाबॉलिक ऑपरेशंस रन करने के लिए एनर्जी बर्न करनी पड़ती है, जिसे हम रेस्पिरेशन लॉसेस या आर कहते हैं। एग्जैक्टली। जीपीपी में से जब उन रेस्पिरेटरी लॉसेस को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सिंपल है, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स एनपीपी। यस, और रियल वर्ल्ड में सिर्फ एनपीपी ही मैटर करता है, क्योंकि यही वो अवेलेबल बायोमास है जो हेट्रोट्रॉफ्स यानी हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स कंज्यूम कर सकते हैं। और जब कंज्यूमर्स इस एनपीपी को कंज्यूम करके नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एकदम सही। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी की ग्लोबल अकाउंटिंग में एक बड़ी शॉकिंग डिस्क्रिपेंसी है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। ग्लोबल एनुअल एनपीपी लगभग 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट है। अब अर्थ का 70% एरिया तो ओशंस कवर करते हैं। राइट। तो लॉजिकली ओशन से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, पर रियलिटी में उन मैसिव ओशंस की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन्स पर रुक जाती है। बाकी का मैसिव 115 बिलियन टन्स हमारे लैंड मासेस से जनरेट होता है। वेट, ओशंस इतना मैसिव एरिया कवर करते हैं, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है? देखो, ओशंस का वास्ट सरफेस एरिया एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। ट्रूथ ये है कि ओपन ओशंस एसेंशियली बायोलॉजिकल डेजर्ट्स हैं। ओह वाओ। बायोलॉजिकल डेजर्ट्स? हाँ। वहां 2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। पहला ऑब्वियसली सनलाइट पेनिट्रेशन। एक डेप्थ के बाद ओशन पिच ब्लैक हो जाता है, तो वहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी 0 होती है। अच्छा, और दूसरा फैक्टर? न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। डीप ओशंस में एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सिवियर डिफिशियंसी रहती है। जब डेड ऑर्गेनिज्म सिंक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स डीप ओशन फ्लोर में लॉक हो जाते हैं। ओ, मतलब रॉ मटेरियल्स ही एब्सेंट है। एग्जैक्टली। विदाउट न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम नहीं कर सकते, चाहे सनलाइट कितनी भी हो। तो मरीन इकोसिस्टम्स स्टार्व करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बायोमास ओवर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, डेथ। जो एनपीपी बनता है, इवेंचुअली वो डेड मैटर में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल। अगर नेचर के पास इस वेस्ट को रिसाइकल करने का सिस्टम ना हो तो हाँ, हम डेड ट्रीज के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। ये है नेचर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डिकम्पोजिशन, जिसका रॉ मटेरियल है डिट्राइटस। हाँ, डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स और फीकल मैटर। डिकम्पोजिशन एक हाईली सिस्टमैटिक डिसअसेंबली लाइन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। और इसके 5 स्टेप्स होते हैं: फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। राइट। सबसे पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन। डिट्राइटोवोर्स इस डेड मैटर को फीड करके माइक्रोस्कोपिक फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं। जैसे कि अर्थवर्म, जिसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। अर्थवर्म्स केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, वो बस सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि माइक्रोब्स अटैक कर सकें। उसके बाद लीचिंग टेक ओवर करता है। लीचिंग को हम कॉफी मशीन के फिल्टर से कंपेयर कर सकते हैं ना? सही बात है। वाटर रेनफॉल के फॉर्म में उन फ्रैगमेंट से इंटरैक्ट करता है और जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें डिसॉल्व करके सॉइल के डीप लेयर्स में भेज देता है। बिल्कुल। उसके बाद जो इनसॉल्युबल डिट्राइटस बचता है, उस पे माइक्रोस्कोपिक वॉरफेयर स्टार्ट होता है, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। फंगाई और बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स रिलीज करके
कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को केमिकली डिग्रेड करते हैं। और ये तीनों स्टेप्स फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली चलते हैं? हाँ, इस केमिकल ब्रेकडाउन का एक डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट ह्यूमिफिकेशन है। इसमें एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस? ये तो हमने बहुत सुना है एग्रीकल्चर में। राइट। ह्यूमस माइक्रोबियल एंजाइमेटिक एक्शन के लिए इनक्रेडिबली रेजिस्टेंट होता है। इसका डीकॉम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो रेट पे चलता है। तो इसका इकोसिस्टम लेवल पर क्या एडवांटेज हुआ अगर ये इतना स्लो है? बहुत बड़ा एडवांटेज है। ह्यूमस एक कोलॉइडल नेचर का होता है जो न्यूट्रिएंट्स को टाइटली बाइंड करके रखता है, एक अंडरग्राउंड न्यूट्रिएंट रेजर्वॉयर की तरह। अगर वो रैपिडली डिग्रेड हो जाता तो सारे न्यूट्रिएंट्स बारिश में वॉश अवे हो जाते। समझ गया। एक कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम है। एग्जैक्टली। फिर स्पेशल माइक्रोब्स स्लोली इस ह्यूमस को डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट रूट्स के लिए रिलीज करते हैं। इस फाइनल स्टेज को मिनरलाइजेशन कहते हैं। वाओ, नेचर इज प्योरली जीनियस। लेकिन मैं सोच रहा था अगर एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड हो या ऑक्सीजन की कमी हो, यानी एनारोबियोसिस हो, तो क्या होगा? तो डिकॉम्पोजिशन सिवियरली इनहिबिट हो जाएगा। टेम्परेचर और मॉइस्चर एसेंशियल ड्राइवर्स हैं। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट माइक्रोब्स को फेवर करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड या बिना ऑक्सीजन के डिकॉम्पोजिशन प्रैक्टिकली रुक जाता है और ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप होने लगता है। मतलब वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो पाएगा? सही कहा। अब डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट्स तो रिसाइकिल हो जाते हैं, लेकिन इन सबको चलाने वाली फोर्स, एनर्जी कभी रिसाइकिल नहीं होती। इसीलिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन एनर्जी फ्लो है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन नेचर इस एनर्जी को यूज करने में काफी इनएफिशिएंट है। बहुत इनएफिशिएंट। सन से जो लाइट आती है उसमें से 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी पार होती है। और उस पार का भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और इस एनर्जी फ्लो का यूनिवर्सल रूल है कि ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, सन से प्रोड्यूसर्स और फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। ये तो डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को मैप करता है, एनर्जी चेंजेस फॉर्म। बिल्कुल। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी ब्रूटली अप्लाई होता है। हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर में मैसिव इनएफिशिएंसी होती है। हाँ, और इसको रेमंड लिंडमैन ने अपने 10% लॉ से एक्सप्लेन किया था। राइट। हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास होती है, बाकी 90% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे हर बार सैलरी ट्रांसफर होने पर 90% टैक्स कट जाए। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी। तो क्या इसी 90% लॉस की वजह से फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स लिमिटेड होते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। अगर इतना मैसिव लॉस हो रहा है तो 4-5 स्टेप्स के बाद एनर्जी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। इसीलिए टॉप प्रेडेटर्स कम होते हैं और इन पाथवेज को हम फूड ट्रेन्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में 2 मेजर चेन्स बताई गई हैं, ग्रेजिंग फूड चेन या जीएफसी और डेट्राइटस फूड चेन यानी डीएफसी। जीएफसी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर T1 पर, हर्बीवोर्स T2 पर और कार्निवोर्स T3 पर। लेकिन डीएफसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है जिसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। और हम किसी स्पेसिफिक टाइम पर हर ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट लिविंग मटेरियल को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, है ना? हाँ, जिसे ड्राई वेट में मेजर किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में मैक्सिमम एनर्जी फ्लो जीएफसी के थ्रू होता है। अच्छा, और टेरेस्ट्रियल में? टेरेस्ट्रियल में उल्टा होता है। डीएफसी मेजर कॉन्डुइट एक्ट करती है क्योंकि मैसिव प्लांट डिट्राइटिस फॉर्म होता है। और रियल लाइफ में ये चेन्स आइसोलेटेड नहीं होती, ये इंटरलिंक्ड होकर फूड वेब्स बनाती हैं। अच्छा, एक रिलेटेबल सवाल आपसे। अगर कोई इंसान पहले एक एप्पल खा रहा है और फिर रात को मटन खाता है, तो क्या उसका ट्रॉफिक लेवल चेंज हो जाता है? ओ डेफिनेटली। एक ही ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकता है। जब आप एप्पल खा रहे हो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो, जब मटन खा रहे हो तो सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर बन जाते हो। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी सोर्स। फैसिनेटिंग। और जब हम इन चेन्स और ट्रॉफिक लेवल्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं। राइट, जिसका बेस हमेशा प्रोड्यूसर्स बनाते हैं और एपेक्स टॉप कंज्यूमर्स। हम 3 टाइप्स के पिरामिड स्टडी करते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी। जिसमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी तो सबसे सिंपल है। ये हमेशा अपराइट होगा,
क्योंकि 10% लॉ लग रहा है, एनर्जी हमेशा कम होती जाएगी। सही बात है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर चेंज हो सकता है। ग्रासलैंड में अपराइट होगा, लेकिन ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा? एक ट्री है, उस पे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स पे थाउजेंड्स ऑफ पैरासाइट्स, तो ये इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी एक्सेप्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। वेट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन से कम कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल लगता है मुझे। खाना खाने वालों से कम कैसे? ये वही पैराडॉक्स है जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में डिस्कस किया था। फाइटोप्लैंक्टन का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और उनका रिप्रोडक्शन रेट सुपर फास्ट होता है। ओह, तो वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अगले ही सेकंड कंज्यूम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। उनका टर्नओवर रेट इतना फास्ट है कि अगर आप स्नैपशॉट मेजर करोगे तो स्टैंडिंग क्रॉप कम दिखेगा, लेकिन ओवरऑल उनकी प्रोडक्टिविटी जू प्लैंक्टन को इजीली सस्टेन करती है। नेचर का अपना हाई स्पीड बायोलॉजिकल कन्वेयर बेल्ट। पर इन पिरामिड्स की कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल रोल्स को जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो डीकंपोजर्स को लेकर है। हाँ, वही डीकंपोजर्स जो पूरे वेस्ट मैनेजमेंट इंजन को चलाते हैं, उन्हें इन क्लासिक पिरामिड्स में प्रैक्टिकली कोई टियर या जगह ही नहीं दी गई। एकदम सही। इकोलॉजी की सबसे बड़ी आयरनी यही है। तो नीट 2026 के सभी स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम के फंक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सिर्फ रटना नहीं है, इन कनेक्शंस को मास्टर करना है। अगर लगातार एफर्ट डालोगे और एफिशिएंट स्टडी करोगे तो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपसे दूर नहीं है। एब्सोल्युटली। बायोलॉजी एसेंशियली इंटरलिंकिंग पैटर्न्स का ही गेम है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए नीट एस्पिरेंट्स आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट्स में जरूर आंसर करना। हमने देखा कि पिरामिड्स में डीकंपोजर्स को जगह नहीं मिली, तो जरा सोचिए, अगर अर्थ से अचानक सारे डीकंपोजर्स गायब हो जाएं, तो इकोसिस्टम के इन 4 फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन कौन सा टोटली कोलैप्स करेगा और उसका एग्जैक्ट रीजन क्या होगा? अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिस्टम के इन लिंक्स को डिटेल में सोचना पड़ेगा। इस बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन को जरूर डाइसेक्ट कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।